नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेज में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, जो पहले वाला वीडियो था उसमें हमने पीनियल ग्रंथि के बारे में पढ़ा था। पीनियल ग्रंथि में हमने देखा, देखो एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। पीनियल ग्रंथि में हमने देखा कि पीनियल ग्रंथि की जो अन्य नाम है उसमें इसको बोलते हैं जैविक घड़ी। जैविक घड़ी बोलने का रीजन ये है क्योंकि ये जो शरीर की जो जैविक क्रियाएं हैं उनका क्या करती है, नियंत्रण करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जैविक घड़ी। तो एक तो नाम होगा इसका जैविक घड़ी, और जो दूसरा इसका नाम है वो है मस्तिष्क की रेती। मस्तिष्क की रेती। मस्तिष्क की रेती बोलने का रीजन ये है कि जब 7 से 14 वर्ष तक की उम्र में ये जो ग्रंथि है ये धीरे धीरे नष्ट होना स्टार्ट हो जाती है, और ये नष्ट होकर कैल्शियम कार्बोनेट और ये कैल्शियम फास्फेट है इसके अणुओं में टूट जाती है। और इसको तीसरे नंबर वाला पॉइंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, तीसरी आंख। पीनियल ग्रंथि को तीसरी आंख भी कहा जाता है। अब देखो दोस्तों, ये जो पीनियल ग्रंथि है ये लैंगिक परिपक्वता में कमी लाती है। तो जैसे जैसे ये 7 से 14 वर्ष तक की उम्र में धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, उसके बाद में आपको पता है किशोरावस्था स्टार्टिंग होती है। तो इसलिए ये क्या है, लैंगिक जो परिपक्वता है उसमें क्या लाती है, देरी लाती है। मतलब लैंगिक परिपक्वता इसके कारण देर से आती है। अब देखो, ये जो प्रकाश द्वारा प्रभावित होती है, ये एकमात्र ग्रंथि है जो प्रकाश द्वारा प्रभावित होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, पीनियल हार्मोन की कमी से इंसोम्निया अनिद्रा रोग हो जाता है। इसकी ये जो पीनियल हार्मोन है इसकी यदि शरीर में कमी हो जाए तो इंसोम्निया जो अनिद्रा का रोग है वो हो जाता है। यदि इसकी शरीर में अधिकता हो जाए तो अधिकता से जो जैविक क्रिया है वो अनियंत्रित हो जाएगी, और इन जैविक क्रियाओं को नियंत्रण रखने का काम जो कर रहा है वो है मेलेटोनिन हार्मोन। तो जो जैविक क्रिया है उनको नियंत्रित करने का जो काम कर रहा है वो है मेलेटोनिन हार्मोन। और हमने जो चित्र है उससे देखा था जो ग्लैंड्स हैं, कौन सी ग्रंथियां हैं, हम पढ़ रहे हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। इसमें जो ब्रेन है इसमें दो पढ़ी हमने, एक तो पीनियल ग्रंथि और एक पीयूष ग्रंथि। ये विस्तार से पढ़ेंगे, हमने पीनियल ग्रंथि को पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट रहेगी अपनी पीयूष ग्रंथि। फिर उसके बाद में गले में थायराइड ग्रंथि, और थायराइड के नीचे जो ग्रंथि है वो है पैराथायराइड ग्रंथि। और जो वक्ष स्थल है, जो चेस्ट है, उसमें जो ग्रंथि पाई जाती है, जो मानव का जो प्रतिरक्षा तंत्र है जो उसको मजबूत करती है, तो वो है थाइमस ग्रंथि। फिर हम अग्न्याशय ग्रंथि पढ़ेंगे, और जो एड्रिनल ग्रंथि है वो पढ़ेंगे। फिर वृषण और अंडाशय के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब जो अपना सेकंड जो ग्रंथि है वो पढ़ेंगे, वो है अपनी पीयूष ग्रंथि। अब जो सेकंड नंबर की हम ग्रंथि पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पीयूष ग्रंथि। ये अपने एग्जाम के लिए ये सब ग्रंथियां बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इसमें देखो पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि। अब पीयूष ग्रंथि की हम बात करें तो देखो दोस्तों, डायग्राम द्वारा समझते हैं इसको, चित्र द्वारा समझते हैं पीयूष ग्रंथि को। ये जो ग्रंथि है इसके बारे में देखो दोस्तों, ये जो ऊपर वाला भाग है, ये जो ऊपर वाला भाग है इसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। इसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। 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 और हाइपोथैलेमस और जो पीयूष, और ये रही पीयूष ग्रंथि। ये जो मटर के दाने के समान आपको जो ग्रंथि दिखाई दे रही है ये वाली, ये है पीयूष ग्रंथि। और ये जो ऊपर वाला जो भाग है जिससे ये जुड़ी हुई है इसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस और जो पीयूष ग्रंथि वाला जो भाग है इसको हम बोलते हैं इनफंडी इनफंडीबुलम। इसको बोलते हैं इनफंडीबुलम। और यहां जो ये है
ये हो गई पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि। और ये जो है इसको बोलते हैं हम स्फेनाइड। ये जो हड्डी है नीचे इसको बोलते हैं स्फेनाइड। स्फेनाइड। और ये जो बीच में आपको भाग दिख रहा है, जो केविटी है, इसको हम बोलते हैं सेलाटर्शिका। इसको हम बोलते हैं सेलाटर्शिका। ये हो गई सेलाटर्शिका। देखो दोस्तों, ये जो पीयूष ग्रंथि है ये मटर के दाने के समान होती है, जो आपको यहाँ ये जो चित्र है इसमें ये दिखाई दे रही है। ये तो हो गई पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि जिससे जुड़ी हुई है उसको बोलते हैं हम हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि को जो जोड़ने का काम कर रहा है, ये बीच वाला मिडिल वाला जो भाग है इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। और इस पीयूष ग्रंथि की जो सुरक्षा कर रहा है वो है स्पेनाइड हड्डी। ये हड्डी है स्पेनाइड। तो ये क्या कर रही है, जो पीयूष ग्रंथि है उसको सुरक्षा प्रदान कर रही है। ये जो आपको स्पेस दिख रहा है यहाँ, जो खाली जगह दिख रही है, वो एक केविटी है, गुहा है, उसको हम बोलते हैं सेलाटर्शिका। ये हो गई सेलाटर्शिका। तो अब देखो दोस्तों, यदि हम इसको पॉइंटों द्वारा देखना चाहिए तो एक नंबर पॉइंट में क्या बोल सकते हैं कि जो पीयूष ग्रंथि है वो अग्र मस्तिष्क के स्फेनाइड जो हड्डी है उसके जो सेलाटर्शिका गुहा है उसमें पाई जाती है। तो क्या आप कह सकते हैं हम कि ये जो पीयूष ग्रंथि है, ये जो पीयूष ग्रंथि है ये कहाँ पाई जाती है? ये पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ये जो अग्र मस्तिष्क है, कौन सा मस्तिष्क? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के जो अग्र मस्तिष्क के जो स्फेनाइड हड्डी है, स्फेनाइड हड्डी है, उस हड्डी के, स्फेनाइड हड्डी के जो सेलाटर्शिका गुहा है, सेलाटर्शिका गुहा में पाई जाती है। तो हम क्या कर सकते, कोई जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो ये कहाँ है? अगर मस्तिष्क के जो स्फेनाइड हड्डी है, उस स्फेनाइड हड्डी के सेलाटर्शिका गुहा, जो केविटी बोलते हैं, गुहा को इंग्लिश में, उसमें पाई जाती है। और ये जो पीयूष ग्रंथि है, ये यदि सेकंड पॉइंट हम देखना चाहिए तो पीयूष ग्रंथि है वो कैसी है? मटर के दाने के समान। इसके आकार की हम बात करें तो पीयूष ग्रंथि जो है वो मटर के दाने की जैसी है, मटर के दाने के समान है ये पीयूष ग्रंथि। आपको पता है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मास्टर ग्रंथि कौन सी है, तो पीयूष ग्रंथि है उसको क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि हो गई मास्टर ग्रंथि। और जो फोर्थ यदि हम पॉइंट देखें तो ये जो पीयूष ग्रंथि है ये मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो हम क्या बोल सकते हैं? ये मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि है वो मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो यदि ये पूछे कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वो है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि। और ये जो पीयूष ग्रंथि है ये हाइपोथैलेमस के जो इनफंडिबुलम है उससे जुड़ी रहती है। तो हाइपोथैलम और इनफंडिबुलम से जुड़ी रहती है ये कौन? पीयूष ग्रंथि। तो ये हो गया पीयूष ग्रंथि के बारे में। अब देखो दोस्तों, अब पीयूष ग्रंथि के बारे में और देखें हम तो ये जैसे
मस्तिष्क हो गया। और इसका जो ये तो हो गया मध्य भाग। अब ये तो हो गया मध्य भाग। और ये जो लेफ्ट वाला आपको भाग दिख रहा है इसको हम बोलेंगे अग्र भाग। ये है अग्र भाग। और ये जो वाला भाग है इसको हम बोलेंगे मध्य भाग। मध्य भाग। और ये जो साइड वाला भाग है इसको हम बोलेंगे पश्च भाग। पश्च भाग। और ये जो हमने बनाया है ये है अग्र मस्तिष्क के लिए। मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। अब देखो दोस्तों, ये जो अग्र भाग है इस अग्र भाग को हम बोल सकते हैं एंडिनो हाइपोफाइसिस। इसको हम बोल सकते हैं एंडिनो, इसका नाम है एंडिनो हाइपोफाइसिस। एंडिनो हाइपोफाइसिस। और ये जो मध्य भाग है इसका दूसरा नाम है पार्श्व हाइपोफाइसिस। तो ये जो मध्य भाग है इसको बोलेंगे हम पार्श्व हाइपोफाइसिस। और ये जो पश्च भाग है इसको हम बोलेंगे न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये जो पश्च भाग है इसका नाम हो गया न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो ये जो हाइपोफाइसिस नाम है ये तो तीनों में सेम है, सिर्फ जो पश्च भाग है इसको न्यूरो, और ये जो अग्र भाग है इसको एंडिनो, और ये जो मध्य भाग है इसको पार्श्व। ये इसका हो गया नाम। अब देखो दोस्तों, जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि में जो हार्मोन है उसके बारे में, कि पीयूष ग्रंथि में कौन से हार्मोन पाए जाते हैं। उसमें 8-9 हार्मोन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो दोस्तों, अब हम हार्मोन की बात करें तो हार्मोन में देखो दोस्तों कि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, निकलने वाले हार्मोन देखें। तो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन है उसमें एक नंबर हम जो हार्मोन देखेंगे वो है ग्रोथ हार्मोन। एक नंबर पे देखेंगे हम ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, या इसको हम क्या बोल सकते हैं STH। अब इसका जो दूसरा STH को हम बोल सकते हैं सोमेरोट्रोपिक हार्मोन। इसको ग्रोथ हार्मोन, या हम क्या बोल सकते हैं STH। STH का मतलब है, S का मतलब सोमेरो, और T का मतलब ट्रोपिक, और H का मतलब है हार्मोन। तो सोमेरोट्रोपिक हार्मोन। अब देखो नाम से पता चल रहा है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि करने वाला। तो ये जो हार्मोन है, ये ग्रोथ हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि से निकलता है, ये क्या करता है, ये जो शरीर है उसकी वृद्धि करता है। इसका कार्य क्या हो गया, शरीर की वृद्धि करना, मतलब जो शारीरिक वृद्धि है शरीर की वो करना। तो इसका जो कार्य की हम बात करें तो क्या हो गया, शारीरिक वृद्धि। तो इस हार्मोन का क्या काम है, शारीरिक वृद्धि करना। अब यदि बाल्यावस्था में इस हार्मोन की यदि कमी हो जाए, STH की बाल्यावस्था में यदि कमी हो जाए तो इसमें देखो कौन सा रोग होगा। बाल्यावस्था में यदि कमी हो इसकी तो कमी से रोग देखेंगे और वृद्धि से रोग देखेंगे। तो अब देखो यदि इस बाल्यावस्था में ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए तो देखो
नाम से पता चल रहा है कि ये जो ग्रोथ है ये वृद्धि करने वाला हार्मोन है, तो इसकी कमी से क्या होगा और वृद्धि से क्या होगा, मतलब अधिकता से क्या होगा। अब कमी से अपन बात करें तो ग्रोथ नहीं होगी, यदि ये हार्मोन की कमी होगी तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी, और ग्रोथ नहीं हो पाएगी तो कौन सा लक्षण आएगा, बोनापन का। तो इससे क्या हो जाएगा, बोनापन आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं ट्रोफिनिज्म, इसको हम बोलते हैं ट्राफेनिज्म, ट्राफेनिज्म। तो ये हो गया बोनापन या ट्राफिनिज्म। अब यदि इसकी अधिकता हो जाए तो क्या होगा, ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी। ग्रोथ ज्यादा हो जाने के कारण क्या हो जाएगा, जो शरीर है वो, जो शरीर है उसका आकार बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, कौन से लक्षण आ जाएंगे, कौन सा रोग हो जाएगा, भीमकाय, भीमकाय या अतिवृद्धि, मतलब शरीर ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसमें हो गया भीमकाय। इसको हम बोलते हैं जाइगेटिज्म, जाइगेटिज्म, तो इसको बोलते हैं जाइगेटिज्म। अब देखो ये जो, यदि वयस्क अवस्था में इसकी हार्मोन की अधिकता हो जाए तो जो शरीर का भाग है उसमें वृद्धि ज्यादा हो जाती है, तो इसको बोलते हैं एक्रोमेगेली रोग। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों, जो सेकंड हार्मोन है इससे निकलने वाला वो देखते हैं। तो सेकंड हार्मोन की बात करें तो सेकंड हार्मोन को बोलते हैं LH हार्मोन। और LH का जो नाम है पूरा, तो इसका नाम है ल्यूटिनाइज्म। L का मतलब ल्यूटिनाइज्म, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH हार्मोन की यदि हम बात करें तो जो LH हार्मोन है ये क्या करेगा, जो महिलाओं में जो अंडोत्सर्जन होता है 14वें दिन, उसमें सहायक है। तो ये क्या कार्य करता है, ये जो महिलाओं में अंडोत्सर्ग है वो करवाता है, अंडोत्सर्ग करवाता है। ये जो LH जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो महिलाओं में क्या करवाता है, अंडोत्सर्ग करवाता है। और अंडोत्सर्ग की जो प्रोसेस है वो कब होगी, 14वें दिन। और देखो ये जो पुरुषों में जो हार्मोन ये काम करता है, ये क्या करता है, जो शुक्र जनन है उसको प्रेरित करता है। तो पुरुषों में क्या करेगा, पुरुषों में ये जो हार्मोन क्या करेगा, शुक्र जनन को प्रेरित करेगा, शुक्र जनन को प्रेरित करने का काम करेगा। तो ये हो गया LH हार्मोन। अब जो हम थर्ड नंबर पे हार्मोन पढ़ेंगे उसका नाम है TSH, उसका नाम है TSH, TSH। TSH की बात करें तो TSH को हम बोल सकते हैं, TSH का मतलब है, T का मतलब है थायराइड, T का मतलब है थायराइड, थायराइड। S का मतलब है स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग। H का मतलब है हार्मोन, हार्मोन। अब देखो दोस्तों, ये जो TSH हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो ये क्या काम करेगा, ये जो थायराइड ग्रंथि है उसमें हार्मोन को क्या करेगा, स्त्रवण करने को प्रेरित करता है। तो ये क्या करेगा, थायराइड ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से हार्मोन स्त्रवण को प्रेरित करता है, मतलब प्रेरित करेगा। तो ये क्या करेगा, थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन है उसको स्त्रवण को प्रेरित करेगा। अब जो फोर्थ नंबर का हार्मोन है वो अपने पास में FSH, FSH।
एफएसएच की बात करें तो एफएसएच का फुल फॉर्म है फॉलिकल। एफ का मतलब फॉलिकल, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इस हार्मोन की हम बात करें तो ये क्या करेगा, जो महिलाओं में अंड जनन है जिसको ओजेनिस बोलते हैं वो करेगा, और पुरुष में क्या करेगा, शुक्र जनन को प्रेरित करेगा। तो एफएसएच का भी क्या काम है, एफएसएच क्या करेगा, महिलाओं में तो अंड जनन, अंड जनन, महिलाओं में तो क्या करेगा, अंड जनन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ओजेनेसिस, ओजेनेसिस। और पुरुषों में क्या करेगा, ये शुक्र जनन, शुक्र जनन। अब शुक्र जनन की बात करें तो ये जो शुक्र जनन की प्रोसेस है जो पुरुषों में ये आजीवन होती है। और अंड जनन की बात करें तो अंड जनन जो है वो महिलाओं में जैसे किशोरावस्था से जो जैसे जो मस्टुअल जो सर्किल है उसकी बात करें तो वो महिलाओं में मोस्टली किशोरावस्था से आना स्टार्ट हो जाता है, और वो 50-55 की एज तक ये प्रोसेस चलती है, जिसको माहवारी बोला जाता है। और ये जो शुक्र जनन है तो ये शुक्र जनन है, ये क्या रहेगा, आजीवन। ये जो प्रोसेस है शुक्र जनन की ये आजीवन, पुरुषों में क्या रहेगी, आजीवन रहेगी। अब जो नेक्स्ट हार्मोन है 5 नंबर वाला अपना, वो है ACTH, ACTH। तो अब ACTH हार्मोन की बात करें तो देखो दोस्तों, ACTH, इसको ए का मतलब है एडिनो, एडिनो, सी का मतलब है कार्टिको, कार्टिको, टी का मतलब ट्रोपिक, ट्रोपिक, और एच का मतलब है हार्मोन। इसका ACTH का पूरा नाम है एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब इस हार्मोन की बात करें तो इसमें क्या है कि जो एड्रिनल ग्रंथि है उससे क्या करेगा, यह हार्मोन का स्त्रावन को प्रेरित करेगा। ये तो ये क्या करेगा, देखो नाम से पता चल रहा है एडिनो, तो ये क्या करेगा, जो एड्रिनल ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, तो एड्रिनल ग्रंथि से हार्मोन स्त्रवण को क्या करेगा, प्रेरित करेगा, ये को क्या करेगा, प्रेरित करेगा। तो एड्रिनल ग्रंथि से हार्मोन का स्त्रवण करने का काम कौन सा, पीयूष ग्रंथि का कौन सा हार्मोन कर रहा है, ACTH, एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब जो 6 नंबर का अपना नेक्स्ट हार्मोन है वो है MSH, वो है MSH। M का मतलब होता है दोस्तों मेलेनो, मेलेनोसाइट, M का मतलब मेलेनो, S का मतलब साइट, मेलेनोसाइट। सॉरी दोस्तों, ये जो M इसका पूरा नाम है मेलेनोसाइट, और S का मतलब है जो अपने पास पहले आ चुका है ये नाम, स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग, और H का मतलब है हार्मोन। तो ये जो हार्मोन है ये क्या करता है, जो त्वचा का रंग है उसको निर्धारित करता है, और ये जो हार्मोन है ये रंग बदलने में सहायक है। तो ये क्या है, जो MSH हार्मोन है वो रंग बदलने में सहायक, इसका क्या काम है, रंग को बदलने का। तो ये क्या है, रंग बदलने में सहायक। और जो 7 नंबर का अपने पास में जो हार्मोन है उसका नाम है प्रोलेक्टिन, प्रोलेक्टिन, प्रोलेक्टिन। अब देखो दोस्तों, लेक्टिन
ये इस नाम से आपको पता चल रहा है कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है तो ये क्या करेगा, जो दुग्ध ग्रंथियां है उसका क्या करेगा, उसमें दूध का निर्माण करेगा। ये तो ये क्या करेगा, यह जो दुग्ध ग्रंथियां होती है, यह दुग्ध ग्रंथियों में दूध निर्माण को प्रेरित करेगा, दूध निर्माण को प्रेरित करता है। तो अब दूध निर्माण को प्रेरित करने के कारण इसको हम क्या बोल देंगे, दुग्ध हार्मोन। इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, दुग्ध हार्मोन, दुग्ध हार्मोन, दुग्ध हार्मोन। अब जो दूध, दोस्तों आपको बता दूं, जो दूध मापने का जो यंत्र है उसको बोलते हैं लेक्टोमीटर। दूध मापने का जो यंत्र है उसको बोलते हैं लेक्टोमीटर। और यहाँ जो हम हार्मोन की बात कर रहे हैं वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब देखो दोस्तों आगे